अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र के जो भी लोग हैं, हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान के साथ पली बढ़ी। हमने आज तक जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में अपनी आंखों से देखा, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं। हम पाकिस्तान के साथ पले बढ़े। जब मैं छोटा था तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जंग छिड़ गई। मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट एक बॉर्डर टाउन है, तो शहर का काफ़ी हिस्सा खाली हो गया। लोग छोड़ के किसी और जगह पे चले गए। लेकिन जो सियालकोट के इर्द गिर्द गांव हैं, वो मुकम्मल तौर पे खाली हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो जंग थी वहाँ पे। तो सियालकोट में अभी कुछ लोग थे। स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद थे। सियालकोट कचहरी रोड पे एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री होती थी, हाजर एंड कंपनी। वो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उनके वो ग्राउंड्स और हॉल्स वगैरह काफ़ी बड़े थे। वहाँ पे इंतज़ाम किया गया कि फ़ौज के लिए मिठाई और कन्फेक्शनरी तैयार करने के लिए। तो वो कमर्शियल लेवल पे मिठाइयाँ और कन्फेक्शनरीज लाइक कुकीज़ और केक और इस तरह की चीज़ें बननी शुरू हो गई। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अब उसको पैक करना था। तो सियालकोट में जितने स्कूलों में स्काउट्स अवेलेबल थे, वो सारे हाजर एंड कंपनी जाना शुरू हो गए। मैं भी स्काउट था और मैं भी उस ग्रुप में शामिल था। तो हम सुबह के वक्त वहाँ पे जाते और वहाँ पे जाके हम मिठाइयाँ पैक करते, छोटे बॉक्सेस बनाते और हर ट्रे में से एक एक आइटम निकाल के बॉक्स में रखते, उसको पैक करके साइड पे रख देते। जब वो इकट्ठे हो जाते सारे बॉक्सेस, तो फिर उनको एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया जाता। फिर मिलिट्री का ट्रक आता और वो सारी मिठाइयाँ और कन्फेक्शनरी लेके महाज़े जंग पे लेके जाता, उन जवानों के लिए जो वतने अजीज़ का दफा करने के लिए बॉर्डर पे थे। तो चंद दिनों बाद हम खुद भी साथ जाते। तो जब हम पहली दफ़ा वो मिलिट्री के ट्रक में बैठ के वो मिठाइयाँ लेके महाज़े जंग पे गए, तो वो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। जब वो फौजी जवानों ने और ऑफिसर्स ने हमको वहाँ पे देखा, हम तो बच्चे थे उस उम्र में, छोटे बच्चे। जब उन्होंने हमें महाज़े जंग पे देखा, तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही और वो खुश भी बहुत हुए। और वो हमसे पूछते कि आपको पता है कि आप किस जगह पे हैं और आप क्या कर रहे हैं? हमने उनको बताया कि हाँ, हम जानते हैं कि ये महाज़े जंग है, लेकिन हम आपके लिए ये चीज़ें लेके आए हैं। बहुत खुश होते वो हमें बताते कि आपको अंदाज़ा नहीं कि हमारे हौसले किस कद जवां हो गए हैं आप लोगों को देख के। अगर आप बच्चे, कोई खौफज़दा नहीं, कोई डर नहीं, तो हमें किस चीज़ का डर है? तो वो फील्ड्स जो थे, उनमें माइंस लगी हुई होती थी, तो आप चल नहीं सकते। तो वो एक मखसूस पगडंडी होती, वो उस पगडंडी के ज़रिए हमें लेके फ्रंट मोर्चों तक जाते। मैंने आखिरी मोर्चा में अंदर जाके देखा हुआ है, जिसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ इंडियन फोर्सेस थी। वो हमें अपनी बाइनाकुलर्स के ज़रिए दिखाते कि वो देखें, दरख्तों के झुंड में वो जो लोग चल फिर रहे हैं, वो इंडियन फोर्सेस हैं। तो हम एंजॉय भी करते, देखते, एक एडवेंचर होता। हम उनके साथ बातें करते। वो फौजी जवान इतने खुश होते, वो हमें अपना खाना खिलाते, क्योंकि हम घर से दूर होते थे।
महाज जंग पे, वो हमें अपना खाना खिलाते, हम बातें करते उनसे, तो फिर हम वापस आ जाते, वापस नेक्स्ट डे जाके पैकिंग शुरू कर देते और फिर एक दो दिन के बाद दोबारा हम लेके जाते। वो हमें कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स बताते कि आपको आइडिया नहीं कि आपके इस तरह वहाँ जाने से हम लोगों पे क्या असर होता है। खैर फिर जंग बंदी हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल होने शुरू हो गए। हमें स्कूल्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिले कि हमने वतन अजीज़ के दफा में अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बिशाना जंग के दौरान काम किया है। फिर कुछ सालों के बाद फिर जंग शुरू हो गई। अब की दफ़ा हम कुछ बड़े हो चुके थे, तो हम रज़ाकार थे उस वक्त। तो सियालकोट एक रेलवे स्टेशन पर बमबारी भी काफ़ी हुई, हम उसके बिल्कुल सामने रहते थे, मैंने बमबारी अपनी आंखों से देखी। तो हम लोग औरतों और बच्चों को महफूज जगह पे पहुंचा के सारी रात सड़कों पे गश्त करते रहते कि कोई गैर मामूली एक्टिविटी नज़र आए तो फ़ौरन रिपोर्ट किया जा सके। मुझे याद है मेरे मामू कहते थे कि अगर मैंने सुना कि इंडियन फोर्सेस शहर में दाखिल हो गई हैं तो मैं अपनी बच्चियों और औरतों को खुद ही मार दूंगा। इस तरह की सूरत हालात थी। खैर फिर जंग गुजर गई, हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और बढ़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता मार्शल लॉ लगने शुरू हुए। हमने हर मार्शल लॉ में अपनी मुसल्लह फ़ौज का साथ दिया। मैं उस जनरेशन के साथ पला बढ़ा था जिन्होंने जंगें देखी, फ़ौजी देखे, उनकी कुर्बानियाँ देखी। तो हम अपनी मुसल्लह फ़ौज को सपोर्ट करते थे कि सियासतदान शायद इस काबिल नहीं है कि वो वतन अजीज़ का सही तरीके से दफा कर सकें, तो हम फ़ौज को सपोर्ट करते रहे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और हम ने बुढ़ापा में कदम रखना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होना शुरू हो गए। लेकिन हमने हर वक्त अपनी मुसल्लह फ़ौज का साथ दिया हर कदम पे। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हमारी अफ़वाज का स्टैंडर्ड ऐसे लगता है कुछ मशकूक होना शुरू हो गया। जब इस उम्र में हम पहुंचते हैं तो अनसेल्फिश हो जाती है अप्रोच। हमें किसी चीज़ की कोई गरज या कोई लालच नहीं, ना हमने क्या करना है। अब कुछ ज़िंदगी तो गुजर गई। हम वो जनरेशन है जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी ओवर खेल रहे हैं। तो इस सूरत हालात में पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि फ़ौज हर चीज़ को कंट्रोल करती है। डॉक्टर्स को कंट्रोल करती है, टेक्नीशियंस को कंट्रोल करती है, लैब्स को कंट्रोल करती है, ब्लड रिपोर्ट्स को कंट्रोल करती है, वकीलों को कंट्रोल करती है, जजों को कंट्रोल करती है, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करती है, सरकारी अफसरों को हर चीज़ पे फ़ौज का कंट्रोल है। इस बेइंतहा बेजा कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की दौड़ में पीछे रहना शुरू हो गया। चूंकि फ़ौज ने कंट्रोल किया है आज तक हर चीज़ को, तो जाहिर है जिम्मेदारी भी फ़ौज की होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान की अदालतें दुनिया की घटिया तरीन अदालती सिस्टम में एक है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे गैर फ़ाल हो चुके हुए, करप्शन, बदअमनी, बदनज़मी, एतबार कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। खैर मैं तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में रहता हूँ, लेकिन मैं अपने वतन को भूल नहीं सकता। मेरा वतन अब भी पाकिस्तान ही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब रिसेंटली जो फ़ौज ने इक़दामात उठाए, ऐसे लगता है कि
फौज ने जो भी प्लानिंग की, फौज की हर प्लानिंग फेल हो गई। ये जो हुकूमत तश्कील दी, इस तरह की हुकूमत के साथ पाक फौज सूट नहीं करती। ये तो एक मुजरिमीन की हुकूमत है। सिंध के तमाम क्रिमिनल्स इस हुकूमत का हिस्सा है। तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस इस हुकूमत का हिस्सा है और फौज उनको सपोर्ट करती है। क्या पाकिस्तान की फौज इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में देखना चाहती है? अगर ये फौज को सूट करती है हुकूमत, तो ये जो बदअमनी फैली हुई है, ये जो बेचैनी है, इसको ख़त्म किया जाए। फौज खुल के इस हुकूमत को सपोर्ट करे और कोई ऐसा तरीका निकाल ले कि बाकी सब को एलिमिनेट कर दे। क्या ये हल है? कुछ सियासतदान जोक की तरह पाकिस्तान को चिमटे हुए, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन, शेख रशीद, वो चौधरी शुजात हुसैन बोल नहीं सकता, वो पानी नहीं पी सकता, उसको मुलाजिम स्ट्रॉ के साथ पानी पिलाते हैं, उसकी बात की समझ नहीं आती। वो अजीबो गरीब मेडिकल कंडीशंस में मुब्तला है, लेकिन सियासत का पीछा छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। ये सियासतदानों की हालत है पाकिस्तान में। उसकी फैमिली को उस पर तरस नहीं आता। शेख रशीद है, मैंने जब से होश संभाला है, ये शेख रशीद सियासत में है। इसका कोई कारोबार नहीं सिवाय सियासत के। ये सबको बेवकूफ़ इसने बनाया हुआ है। वो समझता है कि वो बहुत होशियार चालाक आदमी है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इसको सियालकोट बुलाया जाए, इसकी गलत फहमी दूर हो जाए। ये जो अपने आप को होशियार चालाक समझता है, हर हुकूमत में वो बड़े फख्र से कहता है कि वो 17 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहा है। मुशर्रफ की हुकूमत, हर हुकूमत में मिनिस्टर रहा है। ये मुशर्रफ की हुकूमत में रेलवे का मिनिस्टर था। इसने रेलवे का बेड़ा गर्क पाकिस्तान में शेख रशीद ने किया है। सियालकोट के रेलवे रोड पे रेलवे की ज़मीनों को लीज पे दे के वहाँ पे दुकानें इस शख्स ने बनवाई हैं। दूसरे मुल्कों में लोग अपने रेलवे स्टेशंस को, बस टर्मिनल्स को खूबसूरत बनाते हैं, उनको काबिल दीद बनाते हैं। आप सियालकोट रेलवे स्टेशन जाके देखें, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे जंग लगी हुई है। लेकिन वो चैनल्स कहते हैं कि वो जिस चैनल पे जाके इंटरव्यू देता है उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। इस तरह के लोग रेटिंग बढ़ाने वाले हैं। द्रोह गोई, झूठ कहता है, मैंने 5-6 साल से झूठ बोलना छोड़ दिया, इमरान खान मेरा दोस्त है। भाई, तुम्हारे में और इमरान खान में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? तुम दो मुख्तलिफ चीज़ें हो। तुम अपॉर्चुनिस्ट आदमी हो, मौका परस्त। तुम जिसको चढ़ता सूरज देखते हो उसके साथ मिल जाते हो, क्योंकि यही तुम्हारी हिकमत अमली है। MQM के वो जो लीडर्स हैं, वो उनको कहते हैं कि तुम मुहाजिर हो, जाके उधर अपने लोगों को। बीबा, वो कैसे महाजर हैं? वो तो अब नेटिव्स हैं। ये उनको कहते हैं कि कराची में और हैदराबाद में आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बाबा, वो तो पाकिस्तान के मालिक हैं। अब वो कैसे महाजर हैं? वो तो नेटिव हैं। ये MQM हर हुकूमत में फिट हुई होती है। इनकी तस्वीरें देखें, हर एक के साथ सेट होकर बैठे होते हैं। वापस कराची जाके वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कल की निकाल के देख लें, 2 साल पहले की देख ले, 5 साल पहले की देख ले, 10 साल या 15 साल की, मुस्तकिल मिजाजी है उनकी। वही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वही धमकियां, वही हर वक्त पता। ये अजीब, ये MQM के लीडर्स हैं। ऐसे लगता है कि ये एक सियासत नहीं, एक कार्टून नेटवर्क है। अजीब एक मुसीबत, बदअमनी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहता है एक सेंसिबल बात है
अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं। वो कहता है कि हमें पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी, हमें क्यों पाकिस्तान चाहिए था। क्या मोहम्मद अली जिन्ना खुदा ना खास्ता उनकी अकल काम नहीं करती थी? अगर पाकिस्तान ना बनता तो यूनाइटेड इंडिया में अंग्रेज़ की जो हुकूमत थी उसमें तो बड़ा डिसिप्लिन था, स्कूल्स अच्छे थे, कॉलेज अच्छे थे, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी थी, अदालतें अच्छी थी, इंसाफ अच्छा था, पुलिस अच्छी थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अच्छी थी, गलियों में छिड़काव होता था, सफाई होती थी, कूचे गलियां साफ सुथरे होते थे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हायर होता था। तो फिर हमें क्या तकलीफ थी कि हम एक पाकिस्तान बनाएं, एक अलग मुल्क अपने लिए। हमने बना लिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब पाकिस्तान बना तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो गए। जब हम यहां पे थे, अब हम यहां पे हैं। तो हमें पाकिस्तान बनाने से तो नुकसान पहुंचा है लिविंग स्टैंडर्ड में। तो वो ये कहता है कि हमने अंग्रेज से आज़ादी हासिल की एक अलग वतन के लिए और हम अमेरिका के गुलाम बन गए और आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें डूबते चले गए। पिछले दिनों जनरल बाजवा ने अमेरिकन फॉरेन ऑफिस की असिस्टेंट सेक्रेटरी विंडी शर्मन को फ़ोन किया और उसको रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान हमारी कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे 8-10 बिलियन डॉलर्स अरेंज करने के लिए। अच्छी बात है। अगर आप देखा जाए तो वो एसपीआर ने जो स्टेटमेंट इशू की कि दफा का मामला हो पाकिस्तान के या मुआशी दफा का, सिपह सलार सबसे आगे होते हैं। ये सिपह सलार का काम नहीं है। सिपह सलार का स्टेटस बहुत हाई है, हमारे लिए वो आर्मी चीफ है। ये विंडी शर्मन तो असिस्टेंट सेक्रेटरी है फॉरेन ऑफिस की, वो नशा अंदाजा खुमार नहीं है। लेकिन चलो, और आप ये सोचें, आप खुद फैसला करें कि हम अमेरिका से रिक्वेस्ट करें कि हमें डॉलर्स अरेंज करके दिए जाएं, लेकिन हम ये भी कहें कि हम ना तो आपको अड्डे देंगे, ना हम आपकी मदद करेंगे, ना हम आपकी किसी जंग में शामिल होंगे, हम से आप कोई तवक्को ना करें, लेकिन आप हमारे लिए 8-10 बिलियन डॉलर्स का अरेंजमेंट करें। डज इट मेक सेंस कि हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन तुम सब कुछ मेरे लिए कर दो? अब देखना है कि ये अफरा तफरी, बादमनी, बेसुकूनी, इंतशार हमें कहां तक लेके जाएगा। फौज के आला क़यादत को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक इस केओस में से गुजरेंगे। क्या पाकिस्तान इसको हैंडल कर सकेगा? ये ना हो कि सोचते सोचते बहुत देर हो जाए। जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हालात है, पाकिस्तान एक कंट्री नज़र नहीं आता। ना सूबों का मरकज के साथ कोई तल्लक है, ना मरकज का सूबों के साथ कोई तल्लक है, ना कोई कोऑर्डिनेशन है, ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग है। हम पता नहीं कब तक इस सूरत हालात से गुजरते रहेंगे। मैंने तो आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुना दी है। अल्लाह करे कि सब कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।